रुखमा ददरी, हाँ, ऐसा एक कहावत है, पैसा पैसा सूप टका गगरी, आग लगे रुखमा ददरी। कि बांदा में एक कताई मिल है जो 80 के दशक से लगभग बंद है। कांग्रेस के समय वह उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। कताई मिल में लगभग अंदाजन जानकारी के अनुसार कई हज़ार लोग मजदूरी करते थे। कुछ लोग कताई करके या वहाँ पर मैनेजमेंट का काम करते थे, यानी कि कई हज़ार लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलता था। आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि यहाँ पर बर्गर फैक्ट्री भी है। बर्गर फैक्ट्री जो अपने जन्म से पहले ही बंद हो गई। कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री के नाम से वह जानी जाती है, जो बनी तो ज़रूर लेकिन शुरुआत होने से पहले बंद हो गई। ऐसे में यदि इन 3 फैक्ट्रियों को देखा जाए और सोचा जाए कि यदि हमारे जो नेता थे उन्होंने थोड़ा सा भी इसमें अपनी रुचि दिखाई होती, तो इन फैक्ट्रियों के माध्यम से पाठा, चित्रकूट, बांदा चित्रकूट लोकसभा के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाता और पलायन का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रुक जाता। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। रोजाना की तरह आज मैं फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई चुनावी चर्चा को लेकर। चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। आगामी 20 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, तमाम तरह के जीतने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, तमाम नेता आपके सामने आकर के तमाम तरह की चुनावी बातें और चुनावी वादे करते हैं। ऐसे ही चुनावी वादे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके सामने नेता आते हैं, विकास की बातें करते हैं और रोजगार की बातें करते हैं। चित्रकूट के मानिकपुर में मौजूद हूँ आज मैं, और पलायन की समस्या चित्रकूट में एक बड़ी समस्या के रूप में है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आज देखना है कि जो विकास के वादे करने वाली जो सरकारें आती हैं, तो देखना यह है कि दिल्ली से चला विकास मानिकपुर की यानी कि पाठा के इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचा हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह एक बॉक्साइट फैक्ट्री है। कभी यहाँ पर बॉक्साइट का कच्चा मटेरियल तैयार हुआ करता था। बॉक्साइट जिसका रासायनिक नाम Al2O3 2H2O है। इसका प्रयोग इस्पात, तेल तथा एल्युमिनियम बनाने में किया जाता था। यहाँ से कच्चा मटेरियल हिंडाल्को और कोरबा जैसे जनपदों में भेजा जाता था। हालांकि यह फैक्ट्री के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो यह फैक्ट्री लगभग 1975 में बनकर तैयार हो गई। इस फैक्ट्री ने अपने काम शुरू होने का 1 दशक भी पूरा नहीं किया था कि अचानक 1984 का ऐसा समय आया जो मानिकपुर के लोगों के लिए आफत बनकर खड़ा हो गया। जहां इस फैक्ट्री में लगभग 500 से लेकर 1000 लोगों का घर चलता था, यानी कि हज़ारों लोग यहां पर रोजगार पाते थे। किंतु 2 विभागों की लड़ाई में उनका रोजगार छिन गया और 1984 में यह फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई। बॉक्साइट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कच्चा मटेरियल होता है बॉक्साइट का। पीछे देख लीजिए आप, यह जो लाल रंग के आप पत्थरनुमा टुकड़े देख रहे हैं, पत्थरनुमा आकार के टुकड़े देख रहे हैं, इसे बॉक्साइट कहा जाता था। और मेरे पीछे ये जो टीन के नीचे इस शेड के नीचे जो भट्टियाँ बनी हुई हैं, यहाँ इसको पका करके इसका पाउडर बनाया जाता था, जो आगे आने वाले कामों में तैयार होता था। इस फैक्ट्री का संचालन UPSMDC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट खनिज विकास प्राधिकरण या निगम करता था। UPSMDC इसको चलाता था, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारियों से यह कहा जाए कि यहाँ के जो वन अधिकारी हैं या वन विभाग से आपत्ति होने के कारण इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 1984 के पहले ही वन फॉरेस्ट विभाग ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने यह आपत्ति की इसकी बॉक्साइट के खनन के लिए। जब बॉक्साइट के खनन होता है उसमें होने वाली ब्लास्टिंग से वहाँ के यानी कि वन्य जीव जंतुओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। आवाज़ सुन करके बहुत सारे जीव जंतु चुटहिल हो जाते थे और कोई मौत के गाल में समा जाते थे, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुँचता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और वहां पर ब्लास्टिंग ना कराने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को माना और ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी गई। बिना ब्लास्टिंग के बॉक्साइट निकालना बड़ा मुश्किल काम था। ऐसे में इस काम को बंद कर दिया गया। बॉक्साइट ही निकलना जब बंद हो गया तो फैक्ट्री
का बंद हो जाना लाजमी है। मेरे साथ मानिकपुर के कुछ पत्रकार साथी हैं, आइए उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। बुंदेल भास्कर में हेमनारायण द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम हेमनारायण द्विवेदी हैं, जो जन एक्सप्रेस के संवाददाता हैं, मानिकपुर में रहते हैं और मानिकपुर की समस्याओं को उठाते हैं। अगर देखा जाए, चुनाव 2024 का चल रहा है, आने वाली 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में पाठा की जो समस्या है, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या के रूप में आप क्या देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि 20 मई को मतदान है। सभी लोग ज़्यादा जाकर मतदान करें, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे तभी ऐसी समस्याओं से हम लोग उबर सकते हैं। इसके बंद होने से कईयों के तो रोज़गार छिन गए, कईयों लोगों को तो ये हालत है कि पलायन कर गए, यहाँ है ही नहीं। अभी मैं परसों नरसों यहाँ स्टेशन पे था, तो यहाँ के लेबर जब जा रहे थे मुझसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, वोट नहीं डालो क्या? कि भैया 8 दिन में वोट हम खा के तो ना मिली। मैंने कहा वोट डालने थे, कहा हम मिर्ज़ापुर जा रहे हैं, खिचड़ी के लेबर। तो यहाँ एक समस्या बिल्कुल, खिचड़ी ग्राम सभा थी, वहाँ के कुछ लोग थे, मिर्ज़ापुर गए थे, जो मजदूरी के लिए मिर्ज़ापुर जा रहे थे। मतलब आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि रोजगार के लिए लोग मतदान भी नहीं करते और अपना गांव घर छोड़ करके मजबूरी में किसी दूसरे जिले पर रोजगार का जुगाड़, यानी कि रोटी पानी के जुगाड़ के लिए किसी दूसरे जनपद में जाते हैं। अब यहाँ पे जब बात करते हैं विकास की, तो यहाँ पर डकैतों का राज रहा। डकैतों ने डकैतों को ही बनाया। जो यहाँ के नेता थे डकैत ही थे, क्योंकि उनका फरमान चलता था कि वोट दोगे इसमें नहीं, गोली लगेगी छाती में, लहास मिलेगी घाटी में, ऐसे नारा हुआ करता था। अच्छा, मतलब एक नारा चलता था यहाँ पर। हाँ, वो नारा क्या था, फिर से बताइए। जो डकैत जो नारा दिलाते थे या फरमान जारी करते थे। यहाँ डकैत तो जब थे तो यहाँ बीएसपी सरकार थी। हाँ। बीएसपी सरकार का वो लोग कहते थे कि वोट दोगे हाथी में नहीं, गोली लगेगी छाती में, लहास मिलेगी घाटी में। ये राम सजीवन थे। राम सजीवन के बाद बहुत सारे सांसद आए, आर.के. सिंह पटेल हो गए, लेकिन बसपा शासनकाल को बुंदेलखंड में डकैतों के खात्मे के लिए जाना जाता था कि बसपा शासनकाल में ही ददुआ जैसे 10 बिल्कुल आपने सही करा। बसपा ने ही बनाया और बसपा ने ही मिटाया। ये तो ठीक है। सफाई उनको संरक्षण देना चालू की। आज जो बड़े बड़े नेता है ना, ये सब डकैत थे और आज भी डकैती डाल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। सिर्फ अपना विकास। नेता जो है वर्तमान में आपको सुन भी रहे हैं, उनके परिवार वाले भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सुने, डकैती डाल रहे हैं। बड़े बड़े डम्फर, बड़े बड़े उनका सब आ रहा, डकैती ही तो है। कौन पकड़ेगा इन डकैतों को? सब लोग देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस समय छाए हुए हैं। अभी छाया हुआ है डकैत। पहले डकैत मर गए, अब कुर्सी पे बैठे हैं डकैत। मतलब डकैतों ने सफेद पोष धारण कर लिया। सफेद पोष में डकैत हो गए, डकैत हो गए। ये तो डकैत में और नेता में अंतर होता है। कोई अंतर नहीं है। अभी शायद किसी नेता को भी सजा भी हुई है। 1 साल सजा भी हुई थी। 1 साल की सजा हुई है। हुई थी तो अब समझ लीजिए 2 साल की सजा से बच गए, नहीं तो चुनाव न लड़ पाते। 2 साल की सजा इसलिए बच गए कि योगी जी ने वापस ले लिया, कैसी वापस ले लिया। तो डकैत तो हैं भाई। आप कहते हैं, भाषण में सुने होंगे कि हमारे पास कुछ नहीं था। भाई जब कुछ नहीं तो कहाँ से आ गया सब इतना संपत्ति? तो कुछ नहीं था तो सब कहाँ से आ गई? 200 बीघे जमीन भी खरीदने का एक प्रकरण सामने आया है। 200 बीघा जमीन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे डम्फर हो, कुछ भी हो, बहुत सारे कुछ है। कहने का मतलब है कि पहले डकैत जंगल लूटते थे, लेकिन डकैतों को जो संरक्षण देने वाले राजनीतिक लोग थे, वह अब सरकारी धन के माध्यम से लोगों का अधिकार लूट रहे हैं। मेरे साथ एक साथी और हैं, सचिन बंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेल भास्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन जी, फैक्ट्री के बारे में जैसे कहा कि कई लोगों को रोजगार थी, अगर देखा जाए तो मानिकपुर के क्षेत्र में या कहा जाए कि पाठा में क्या क्या समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं किसको देखते हैं आप? देखिए, प्रमुख समस्याओं की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण यहाँ का अधिकांश युवा, लगभग कहें तो 80% प्रतिशत लोग बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है। रोजगार न होने के कारण उनको मजबूरी बस बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। और समस्याओं की बात आपने की है तो यहाँ की प्रमुख समस्या रही है पेयजल समस्या, जो गर्मी के दिनों में पेयजल के लिए, मतलब कहने का मतलब कि दिनचर्या उनकी पानी की तलाश बन जाती है। मतलब इतना गंभीर संकट हो जाता है। मतलब वो पानी की तलाश से पूरा दिन ही अपना गुजार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चारपाई से उठती है, कह जाए कि नींद खुलते ही वो पानी की तलाश करने लगते हैं। बिल्कुल। पानी की बिल्कुल बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पे। कहीं जल स्तर खिसक जाता है
तो और कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। अच्छा, पानी की समस्या जैसे आपने बताया, तो किसानों को भी पानी के कारण बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की क्या स्थिति यहाँ पे देखिए, है? एक तरफ सरकार तो कहती है किसानों के आमदनी को दोगुना करने की, लेकिन पाठा के किसानों की स्थिति क्या है? कैसे पाठा का किसान सिंचाई करता होगा? जो 4 दशक पहले था जिस तरह पाठा का किसान, उस तरह आज भी है उसी तरह। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसलिए यहाँ का भले लोगों के पास 100 बीघे का काश्तकार क्यों ना हो, लेकिन सिंचाई का साधन न होने की वजह से वो अपने खेत में उपज नहीं ले पाता है। यहाँ का किसान वर्षा जल पर ही निर्भर है। कोई सरकार ने ऐसी ठोस व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं की हैं जिससे किसान अपनी खेतों की सिंचाई कर अधिक से अधिक पैदावार कर सके और लाभ ले सके। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो पाठा का मारकुंडी क्षेत्र है वो तो शिक्षा से बहुत पीछे छूटा हुआ है, लेकिन मानिकपुर में आपके नवोदय विद्यालय है, मानिकपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मानिकपुर के जब शिक्षा की बात आती है, मानिकपुर में डिग्री कॉलेज भी है। GGIC की बात कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ बालिकाओं के बैठने के लिए विद्यालय नहीं है। GGIC पीछे बना हुआ, फैक्ट्री के पीछे बना हुआ, अधूरा 2007 से बना है। आज तक किसी नेता की नज़र नहीं पड़ी कि हमारी बहन बेटियाँ टीन के नीचे, मतलब पेड़ों के नीचे पढ़ती हैं। यही GGIC मानिकपुर में कई बार मुद्दे उठाए गए नेताजी को, लेकिन नेताजी आज तक देखने, बस चुनाव आ गया, अब नेताजी बताएंगे हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन समस्याओं की बात करेंगे। चुनावी मुद्दे तो दर साल आते हैं, नए नए मुद्दे बन जाते हैं, नए नए वादे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। GGIC जो कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, आज से नहीं दशकों चल रहा है। बेटियां वहाँ गर्मी में बरसात होती है तो उनकी कॉपी किताब भीग जाती है। कई बार DIS को बताया गया, कई बार DM साहब को भी अवगत कराया गया। सरकारी विद्यालय है वो, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, कई बार कहा गया। मतलब आप कहने का मतलब यह है कि जो वहाँ पर शिक्षक हैं, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो जो सरकार वहाँ से उनको वेतन देती है, तो वेतन के रूप में कई लाख रुपए प्रति माह सरकार खर्च करती है, लेकिन विद्यालय ना होने के कारण शिक्षा की व्यवस्था अधूरी नजर आती है। बिल्कुल, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, बारिश हो गई तो वहाँ पठन पाठन उनका बाधित होता है। अभी आप पठन पाठन की बात करें, लेकिन अगर कहा जाए डिग्री कॉलेज यहाँ पर खुला हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज की स्थितियाँ कैसी हैं? देखिए, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज की स्कीम का ठीक है, अब तो वहाँ MA भी बन गया है और अच्छी शिक्षा भी हो रही है, और पॉलिटेक्निक में भी यहाँ कई ब्रांचें खुल गई हैं, बाहर से बच्चे आके पढ़ाई कर रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं बिल्डिंगों की? व्यवस्थाएं देखिए, पढ़ने के लिए तो व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन उनके हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल में ताला बंद हुआ है। हॉस्टल में ताला क्यों बंद है? अब हॉस्टल में ताला ये है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इसलिए ताला बंद है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इसलिए ताला लगा हुआ है। मतलब क्या समस्या है कि भ्रष्टाचार क्या हुआ? मतलब अधूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है, इसलिए वो हैंडओवर हुई नहीं। अच्छा, मतलब बिल्डिंग अधूरी बनी हुई है तो हैंडओवर कॉलेज को नहीं किया गया, इसलिए जो है हॉस्टल अधूरा पड़ा हुआ, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ ब्रांचें खुल गई हैं, कई ब्रांच आ गई हैं, और कई बच्चों का यहाँ कैंपस का सिलेक्शन भी हुआ है। टाइगर सेंचुरी पाठा में बन गया। हाँ। रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। इससे पाठा के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? कितना पाठा का विकास होगा, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, पाठा का विकास होगा, पर्यटक आएंगे, लोग देखेंगे, पन्ना में लोग जाते हैं, तो रानीपुर जो टाइगर बनने से तो कहीं में कहीं बहुत फायदा होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। टाइगर बनने से फायदा होगा, लोग दर्शक आएंगे, देखेंगे, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, वन विभाग को फायदा होगा, वन विभाग को यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, थोड़ा बहुत दुकानें चला लेंगे। मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि ब्रेड पकौड़ा बेचो, रोजगार पाओ, तो यहाँ लोग ब्रेड पकौड़ा बेचेंगे, कोई चाय बेचेगा, कोई पकौड़ी बेचेगा, रोजगार मिलेगा। दर्शकों को चाय ब्रेड पकौड़ा के माध्यम से रोजगार दूर होगा। बिल्कुल दूर होगा भाई, जब मोदी जी हमारे कह रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि पाठा के जंगलों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है। ऐसे में टाइगर और तेंदुआ कितने सुरक्षित रहेंगे? रिजर्व बनने से क्या होगा जब वहाँ पर जीव जंतु ही नहीं रहेंगे? देखिए, आग लगती है और कहीं में कहीं वन विभाग इसमें मेहनत भी करता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास संसाधन न होने से वो फेल हो जाता है। क्या वन विभाग ऊपर तक मांग नहीं करता होगा? मांग तो बहुत करता है, लेकिन मांग उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। शायद रिजर्व टाइगर होने के बाद कुछ यहाँ मांग पूर्ति की जाए। आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं? आग लगने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक तो कारण बताते हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, गांव के लोग सूत्र बताते हैं कि जब पेड़ लगाए थे करोड़ों में, अब वो दिखते तो नहीं धरातल पे, तो खुद आग लगा देते कि करोड़ इतने पेड़ बढ़ गए।
जल गए। जल गए, मतलब शिनाख्त उनकी नष्ट हो गई। कहने का मतलब है कि जो करोड़ों पेड़ों का सरकारें और वन विभाग करोड़ों वृक्षों को वृक्षारोपण का दावा करती हैं, ऐसे में इस बीच भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आग ही सहारा होती है, जो उस सबूत को जलाकर खाक कर देती है। ऐसे में सैकड़ों जीव जंतु जलकर खाक हो जाते हैं और तमाम वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। यह प्रक्रिया आज एक साल से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार जारी है। ऐसे में सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं। मैं सचिन जी, मैं एक जानकारी और आपसे लेना चाह रहा हूं जी कि जैसे आग लग रही है, जी जी। तो यह आग आपकी जानकारी से कितने सालों से लगभग लग रही होगी? जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं तब से आग लग रही है जंगलों में, और व्यापक पैमाने पर आग से जंगल का नुकसान हो रहा है। वन संपदा पूरी तरह से नष्ट हो जा रही है, लेकिन जो वन विभाग के आंकड़े हैं वो नुकसान से बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क दिखाया जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, लेकिन जंगल में अभी हेम नारायण जी ने बताया कि लोगों का आरोप है, लोग बताते हैं कि जानबूझकर वन विभाग द्वारा आग लगाई जाती है। तो यह एक बड़ा विषय है, इस पर सरकार को और लोगों को सोचना चाहिए। क्या इस पर कोई शिकायत या कोई कार्य हुआ है इसको रोकने के लिए? नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है नारायण जो ने कहा है कि कर्मचारियों की कमी है और संसाधनों की भी कमी है। अगर पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो जाए, कर्मचारी हो जाए, तो निश्चित रूप से आग को यहाँ की रोका जा सकता है। आग से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आपको बता दें कि योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही जंगल की। आग से व्यापक पैमाने पर नुकसान हो जाता है हर वर्ष। अब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, फिर भी कोई मतलब आग पर लगाम नहीं लग पा रहा, उसी तरह नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें समझ में यही आता है कि संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की कमी है। और सबसे खास जो बात यह है कि जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। 10 वर्षों में पाठा में क्या क्या विकास हुआ? मौजूदा सांसद द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या क्या विकास करा है, कुछ बता सकते हैं? नहीं, सांसद जी ने विकास बिल्कुल भी नहीं किया। इस क्षेत्र में विकास की तो बात दूर है, यहाँ आए भी नहीं, जो जनहित से जुड़े दौरे भी नहीं किए पाठा क्षेत्र में। विकास की बात तो दूर है। यहाँ पे जैसे बरदहा नदी का चमरौहा पुल है, और लंबे समय से उस पुल को बनाने की मांग चल रही है, जिससे बरसात में लोगों का मतलब जो बीमार हो जाते हैं उन तो नदी आ जाने के कारण आर पार नहीं हो पाते, तो इलाज के अभाव में कई लोग जो है कई बार दम तोड़ चुके हैं। नेता भली भांति जानते हैं इस चीज़ को, बावजूद कभी भी ऊपर आवाज़ इसको लेकर के, इस समस्या के समाधान करने को लेकर के कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। आप देख रहे हैं कि पुल ना होने के कारण बरसात में पुल के ऊपर से पानी अधिक मात्रा में होने के कारण बहता है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी समस्या होती है। स्थितियां यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि अधिक पानी के बहाव के कारण लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते हैं और बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। सरकार तमाम वादे करती है, लेकिन इन गंभीर समस्याओं पर यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कोई काम नहीं किया है। यह साफ तौर पर जाहिर है। आप देख सकते हैं कि जो पानी की समस्या है पाठा में लगातार है, और पानी के लिए एक कहावत ही बुंदेलखंड में है कि भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, जी जी, और गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए, जी जी जी, आग लगे रुखमा ददरी। हाँ, ऐसा कहावत है, पैसा पैसा सूप टका गगरी, आग लगे रुखमा ददरी। पैसा सूप टका गगरी, आग लगे रुखमा ददरी। मल्ला रुखमा ददरी नामक एक यहाँ पर गांव है, जहाँ पर पानी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। वहाँ की औरतें यह कहती हैं खसम, यानी कि चाहे उनका पति भले मर जाए लेकिन उनकी गगरी ना फूटे। तो आप इससे, इस कहावत से पानी की समस्या का आकलन कर सकते हैं कि पानी उनके लिए कितना उपयोगी है। बात कही जाए फैक्ट्रियों की, रोजगार की, तो आप यह देख सकते हैं, जान सकते हैं कि बांदा में एक कताई मिल है जो 80 के दशक से लगभग बंद है। कांग्रेस के समय वह उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। कताई मिल में लगभग अंदाजन जानकारी के अनुसार कई हज़ार लोग मजदूरी करते थे। कुछ लोग कताई करके या वहाँ पर मैनेजमेंट का काम करते थे, यानी कि कई हज़ार लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता था। आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि यहाँ पर बर्गर फैक्ट्री भी है। बर्गर फैक्ट्री जो अपने जन्म से पहले ही बंद हो गई। कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री के नाम से वो जानी जाती है, जो बनी तो ज़रूर लेकिन शुरुआत होने से पहले बंद हो गई। ऐसे में यदि इन 3 फैक्ट्रियों को देखा जाए और सोचा जाए कि यदि हमारे जो नेता थे उन्होंने थोड़ा सा भी इसमें अपनी रुचि दिखाई होती, तो इन फैक्ट्रियों के माध्यम से पाठा, चित्रकूट,
बांदा चित्रकूट लोकसभा के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाता और पलायन का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ रुक जाता। पलायन का जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है बहुत हद तक रुक जाती, लेकिन किसी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते ऐसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं जो सामने लाल लाल पड़ा हुआ है रेड कलर का, यह बॉक्साइट ही था। इसको इन भट्टियों में पकाया जाता था और आगे इस कच्चा माल को तैयार करके भेजा जाता था। हालांकि समस्याएं तमाम हैं। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गया, लेकिन समस्याएं हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पाठा सहित बुंदेलखंड पूरा जो जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वो ऐसा कौन सा दिन आएगा, कौन सा ऐसा नेता तैयार होगा जो इन समस्याओं को ख़त्म कर देगा। हालांकि यह फैक्ट्री के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसे देखकर यह लग रहा है कि इस फैक्ट्री की सुरक्षा बजरंग बली के भरोसे ही है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक कर्मचारी हुआ करते थे, इसकी देख रेख किया करते थे। जी, सरकारी संपत्ति है और भारी संपत्ति है। यहाँ पे लोहा भी है, हाँ, पत्थर भी है, हाँ, और भारी मात्रा में हाँ, सरकारी संपत्ति यहाँ पे बहुत है। सारा सामान गायब भी नजर आ रहा है। जी जी हाँ, वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चौकीदार हुआ करते जो देख रेख करते थे, लेकिन इधर तकरीबन एक दशक से यहाँ पे कोई भी चौकीदार नहीं है, और यहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ जो लगी हैं बिल्डिंग की सब चोरी हो रही हैं। इस सरकारी संपत्ति के प्रति प्रशासन बिल्कुल उदासीन बना हुआ है।